जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 11 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। थोड़ी सी एक परेशानी रहेगी कि मुझे नहीं, बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब है और कल थोड़ा सा जुकाम हो गया था मुझे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि कल जो हमारा प्रोग्राम था अपनी बात, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हमारे पास जितने भी फीडबैक आए, कमेंट्स आए, जितने भी लोगों ने हमें कॉल किया, उनका ये कहना था कि सर लोकल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि गांव की जनता सीधे सीधे हमसे जुड़ सके। और यही चीज़ ध्यान में रख कर के हमने उस प्रोग्राम को शुरू किया है, जो हर रविवार को आपके सामने ज़रूर पेश किया जाएगा अब, ताकि गाँव की जो समस्याएं हैं, गाँव के जो मुद्दे हैं, उनको उन्हीं लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करके और उन मुद्दों को हम उठा सकें, ताकि गाँव की जो समस्याएं हैं वो हम प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को बहुत सराहना की, और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूँ, पिछले माह की अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें तो हमारी जो पिछली रिपोर्ट्स है उसमें हमारे पास में टोटल, हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने बताया है कि हम 16 मिलियन लोगों तक रीच रही है हमारी, यानी हमारी पहुंच जो रही है वो 1,60,00,000 लोगों तक रही है जी न्यूज़ पोर्टल की। तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं और हमारी जो पूरी टीम है वो भी बधाई के पात्र है कि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं अब रंग लाती नज़र आ रही है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं बड़े मुद्दों से, बड़ी खबरों से, और क्या कुछ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। सर्दी है वातावरण में और शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सर्दी अपना सितम ढा रही है। 15 ज़िले ऐसे हैं जिनमें अब येलो जो है अलर्ट घोषित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और मौसम विभाग के द्वारा कि साहब इनमें आने वाले 48 घंटों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है और सर्दी कहीं ना कहीं गलाने वाली है लोगों को। उत्तरी भारत में बर्फबारी जो हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है और हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों से। तो सबसे पहले तो सत नमन करते हैं उस गूदड़ी के लाल को जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। मैं शत नमन करता हूं उनको, और वाकई में धरती पर सबसे महान व्यक्ति था वो, जिन्होंने बड़े पदों पर रहते हुए अपनी ज़मीन से जुड़े रहे और कहीं ना कहीं वो जो मासूमियत थी और वो जो ज़मीन से उनका जुड़ाव था वो हमेशा बना रहा। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला लाल बहादुर शास्त्री जी हम सबको बहुत याद आते हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता सबको है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ज़मीन से जुड़े रह करके भी अपने देश की सेवा कर सकता है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो उनको सत नमन जी न्यूज़ पोर्टल की टीम की तरफ से। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिसका सरोकार है सीधा आपसे। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है, कई जिलों में गलन बढ़ रही है और आगामी 48 घंटे में प्रदेश के 15 जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। यानी बूढ़ों का, यानी बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष आप ख्याल रखें, ये हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है। और सर्दियों में अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी, ज़रूरी भी है। चलिए लेकिन उसका लुत्फ भी उठाएं। और 16 जनवरी से देश भर में लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब तक 48,000 से ज़्यादा लोगों ने कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पूरी तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री से वीसी के जरिए बातचीत भी हुई है और कुल मिलाकर के ये है कि अब कोरोना से जूझने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है और हमारे पास एक नहीं 2 दवाइयाँ हैं कोरोना की, और उम्मीद ये करते हैं कि कोरोना को हम हरा देंगे। अच्छा जी, सर्दी की बात की जाए तो जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो रैन बसेरे बने हुए हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि उनमें टाइम फिक्स किया गया है गरीब लोगों के रहने के लिए, और कड़ाके की सर्दी है जबकि 24 घंटे रहने की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए वृद्ध लोगों के लिए। तो उसमें कई लोगों की शिकायत आती है कि वो जो कर्मचारी हैं उनको भगा दिया जाता। क्या कि इसमें कोई समय सीमा बांधी जा सकती है? इसमें नहीं, इसमें अब देखिए सर्दी का सितम है तो इसमें समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जब जिसको ज़रूरत पड़े और जब सर्दी का सितम जारी है तो कम से कम कोई भी व्यक्ति वहाँ शरण ले सके, इस तरह इसको ओपन कर देना चाहिए। जो गरीब लोगों की जो उनकी वो है, जो उनकी शिकायत ये है कि साहब
सुबह 4 बजे और 5 बजे तो उनको जगा दिया जाता और उनको बाहर कर दिया जाता। नहीं, बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग हम भी करेंगे और वहाँ जा करके देखेंगे अगर इस तरह की कोई गाइडलाइन है कि सरकार के द्वारा तो कोई गाइडलाइन है नहीं ऐसी। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है एक बार उनकी जांच करें सुबह जाके और जिससे गरीब लोगों को इसका फायदा मिले। चलिए, और राज्य स्तर की बड़ी खबर यह है कि 31,000 पदों पर आयोजित होने वाली रीट की अध्यापक पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और 11 जनवरी से और 8 फरवरी तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 14 अप्रैल को जारी होंगे प्रवेश पत्र और 25 अप्रैल यानी आखा तीज के दिन होगी परीक्षा आयोजित। इसको लेकर के संशय जरूर है कि शायद 25 अप्रैल बहुत ज़्यादा सावे रहेंगे, तो क्या हम राजी खुशी इसको करवा पाएंगे? सरकार को सोचना तो चाहिए कहीं ना कहीं कि आपने उस समय इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं जब सबसे बड़ा एक तरीके से त्यौहार ये सबसे ज़्यादा शादियां रहती हैं, अबूझ साया रहता है और उस दौरान अगर आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं की अंदेशा भी रहता है, जैसा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी हुआ था। चलिए, तो उम्मीद ये करते हैं कि राजी खुशी ये एग्ज़ाम संपन्न हो जाए। अब चलते हैं जिलों की तरफ और जिलों में सबसे पहला जिला आता है भरतपुर। भरतपुर के रायपुर में गुर्जर समाज की आज महापंचायत हुई है। ये मामला वही है, अतिक्रमण हटाने को लेकर के पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और मंत्री भजनलाल जाटव के खिलाफ गुर्जर समाज ने किया था उग्र आंदोलन, आक्रोश नजर आया था। इसको लेकर के आज रायपुर में महापंचायत हुई और नदवई के विधायक जोगिंदर अवाना उसमें शामिल हुए और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 20 जनवरी से जाम किया जाएगा, जाम लगाया जाएगा, ये कहा है सीधा सीधा गुर्जर समाज ने। दूसरी खबर, बयाना में बीती रात 1 बजे बयाना हिंडौन मार्ग पर बकरियों से भरी एक पिकअप और कार में भिड़ंत हो गई और इसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंडौन रोड स्थित समोगर पुल की ये घटना है। भरतपुर से अगली खबर, भरतपुर की डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 पेटी अवैध शराब पकड़ी है और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, पिकअप को जब्त किया है और डीएसटी टीम के जो प्रभारी है कैलाश मीणा, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। जिले में नहीं थम रहा बजरी माफियाओं का आतंक। लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पूरे जिले में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मैं एक बात और आपको बता दूं, जितने भी बजरी व्यापार से जुड़े या व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है और बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही मैं एक बड़ा प्रोग्राम आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं जिसमें मुद्दे होंगे बजरी से जुड़े व्यापारियों के भी और वो सरकार से चाहते क्या हैं, प्रशासन की भूमिका है क्या और पुलिस का मुंह काला क्यों होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं उनको लाऊंगा आपके सामने और इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है ये भी उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो बजरी माफिया पनप रहे हैं ना साहब, इनका कहीं ना कहीं कलेश खत्म हो जाए। अरे जी, बजरी माफिया नहीं पनपने, इसमें क्या है, गरीबों का खून चूस रहा है। जब सरकार की तरफ से नहीं पर गलती देखिए तरफ से जब बंद है पदम जी गलती किसी की नहीं है। बजरी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसको मना नहीं किया जा सकता, तो वो जारी भी है और एक तरफ से बंद भी है। सरकारी जब ठेके का काम जब बराबर जारी है तो आम लोगों के लिए, लेकिन हम दोनों ही पक्षों से बात करेंगे। काला बाजारी क्यों, दोनों पक्षों से हम बात करेंगे और जो मुद्दे निकल करके आने चाहिए बिल्कुल वो सामने आएंगे आपके, इसके लिए लेकर के। जब ये इनके पीछे पुलिस पड़ती है, जब दबाव पड़ता है तो ये क्या हड़बड़ाहट में चलाते हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा, बिल्कुल मौत का काल बन जाते हैं, मौत के काल भी बन चुके हैं। तो 2 जिले में नहीं थम रहा बजरी माफियाओं का आतंक। 2 दिन की सख्ती के बाद में आज फिर से धौलपुर में बजरी से भरी हुई ट्रॉलियां दौड़ती हुई नजर आई और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस चौकी और खनिज विभाग की जो कार्यालय है उसके सामने से ट्रॉलियां गुजरी हैं, जबकि सागरपाड़ा पर स्थायी रूप से चौकी बनाई गई है इनको पकड़ने के लिए। लेकिन 2 दिन की सख्ती के बाद में आज फिर से वो सारा खेल नजर आया है वहाँ पर। अब चलते हैं करौली की तरफ और करौली से आज एक थोड़ी सी दुखद घटना आई है कि पूर्व सांसद शिवचरण सिंह धावाई का निधन हो गया है। 97 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज उनको 2 दिन पहले घोषित किया गया था। उसके बाद जयपुर अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवचरण सिंह धावाई जो हैं राजनीति के कद्दावर नेता थे और इस क्षेत्र में बड़ा नाम और रसूख रखते थे और वो 3 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और करौली मोक्षधाम में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अवैध शराब के खिलाफ करौली कोतवाली ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब ले जाते मुरलीपुरा निवासी रमेश माली को गिरफ्तार किया है और 72 पौए शराब उससे जब्त की है।
और भंवर विलास के सामने नौलखाबाग क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सीआई दिनेश मीणा ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकना पुलिस को महंगा पड़ गया और महंगा इसलिए पड़ा कि जैसे ही उन्होंने उस बाइक को रोका, बाइक सवार ने लगाए तेजी से ब्रेक और बाइक फिसली और फिसल करके टक्कर मारी कांस्टेबल को। कांस्टेबल रामगोपाल इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका भरतपुर रेफर कर दिया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। मासलपुर चुंगी क्षेत्र की ये घटना है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे जिले में क्या कुछ घटित हुआ। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर के आज लहसोड़ा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया। दरअसल कुछ दिन पहले लहसोड़ा निवासी हरिशंकर जांगड़ की हत्या कर दी गई थी और रवाजना डूंगर थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया था। परिजनों ने आज ये मांग की है और लंबे समय से वो मांग भी कर रहे हैं कि एक तो उनके किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए मुआवजा दी जाए, जमीन आवंटित की जाए और नामजद आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसको लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय से उन्होंने मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया। आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन जारी है साहब। उनका अपना दर्द है, क्योंकि कोरोना से लेकर के और अब तक और जो महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभा रहे हैं, ये सही बात है साहब कि 2500 रुपये या 2700 रुपये की जो तनख्वाह है उसमें काम कैसे चलेगा। आप उनसे काम तो पूरा ले रहे हैं लेकिन उनको वेतनमान बहुत कम दे रहे हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर के, अपनी ज़रूरी मांगों को लेकर के लगातार आशा सहयोगिनी जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, कई बार जाम कर चुकी हैं, लगा चुकी हैं। अशोक गहलोत जी जो हैं मुख्यमंत्री, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन समस्या ये है कि अभी इसका कोई समाधान हो ही नहीं रहा। राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद को डाल देती है कि साहब वहाँ से कुछ हो तब जा कर के हम इनको कुछ करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इनको स्थायी करने का वादा तो किया था, तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा किया था, लेकिन क्या हुआ उस वादे का वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनका दर्द महसूस करना पड़ेगा, इनको जल्द से जल्द राहत देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है मोचा गांव का। वजीरपुर उपखंड का एक गांव है मोचा और ये खबर हमारे पास पहले भी आई थी। दरअसल इन लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि साहब केसीसी और सरल ऋण योजना में मैनेजर और स्टाफ के द्वारा मिली भगत करके और झूठे अंगूठे लगा करके, फर्जी खाते खुलवा करके और सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूरा स्टाफ है बैंक का, उसकी मिली भगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। करोड़ों रुपए का ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम से ये पैसा उठाया गया है, पैसा उनको मिला ही नहीं है। जिन लोगों के नाम से केसीसी बनाई गई है उनको तो एबीसीडी का पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी भी लिप्त हैं और गांव के कुछ लोग भी लिप्त हैं, जिनकी मिली भगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। अच्छा जी, बैंक के मामले में बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी भाइयों से हम पूछना चाहेंगे कि कितने लोगों ने लोन लिया और बिना पैसे दिए, सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ मैं बैंक वालों पर, सभी पर नहीं, कुछ बैंकों पर, कि कितने बैंक वाले हैं जो बिना पैसे के रिश्वत के दिए जो लोन को पास कर देते हैं। जो रिश्वत नहीं देता है उसकी फाइल को अटका दिया जाता है और जो रिश्वत दे देता है उसकी फाइल को चला दिया जाता है। कुल मिलाकर के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और कुल मिलाकर के ये है कि हर बैंक ने पाल रखे हैं एजेंट और दलाल, और बिना दलालों के नहीं होती कोई भी फाइल पास। यानी कुल मिलाकर के जहाँ दलाल है वहीं हलाल है, बिना दलालों के हलाली नहीं होगी और आपका काम नहीं होगा। अगर बैंक इस बात को समझ रहे हैं तो थोड़े से सावचेत हो जाएं साहब कि अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं आपका, क्योंकि हमारी नज़रें लगातार आप पर बनी हुई है और हम ऐसे एजेंटों को भी अब निकाल रहे हैं जो बैंकों के लिए काम करते हैं। और जैसे कि अजय जी अपने पहले भी चलाया था धोखाधड़ी के मामले में, क्या कुछ हुआ उनका? नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी तक वही जाँच चल रही है और आश्वासन चल रहा है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर में क्या कुछ घटित हुआ। तो सबसे पहले लाइव चलाई थी मैंने आज आपको सैनिक नगर से, और सैनिक नगर से प्रॉब्लम ये थी कि साहब एलएनटी के द्वारा इस समय काम चल रहा है सीवरेज का, और सीवरेज ने कर दी है नलों की जो पाइपलाइन है उसकी तुड़ाई। कल भी चलाया था शाम को पदम जी ने कि 16 इंची की जो पाइपलाइन है उसको तोड़ करके रख दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि जो 5 वार्ड हैं उनके हलक सूखे हुए हैं, पाइपलाइन में पानी सप्लाई हो ही नहीं रहा। अच्छा जी, अब तो पाइप तोड़ने में तीसरी पार्टी और आ गई है। कौन सी? बिजली विभाग की अंडरग्राउंड वाली लाइन और डल रही है, वो भी कई जगह पानी की पाइपलाइनों को तोड़ दिया गया उनके द्वारा। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो सीवरेज वाला मामला नहीं सक्सेस होगा नहीं पदम जी गंगापुर में। नहीं, सक्सेस तो होगा यदि सही ढंग से एक जगह करें ना, वो चारों तरफ तो इन्हें पैर पसार रखें, आधा काम यहाँ कर दिया, आधा काम वहाँ कर दिया और जनता तराई कर रही है। पहले हमारा निवेदन है एक जगह करें और
एक जगह करने के बाद में पूरा कंप्लीट करने के बाद पेच वर्क करें, जिससे पब्लिक परेशान ना हो। कुल मिलाकर के वही कहानी है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। पहले भी कहानी यही थी कि जलदाय विभाग में, सीवरेज में और अमृत योजना वालों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, और आज भी कहानी वही है कि आगे से हम काम करते जा रहे हैं, पीछे से पेच वर्क हो ही नहीं रहा है, पाइपलाइनें तोड़ी जा रही हैं और फिर जिम्मेदारी लेने से सब बचते हैं। तो ये बड़ा गलत मामला चल रहा है। और आज सरपंचों ने भी अपना दर्द बयान किया है। गंगापुर सिटी ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं वो पर्ल होटल में शामिल हुए, इकट्ठे हुए वहाँ सब, और हम भी वहाँ पहुँचे और सरपंचों से हमने मुलाकात की। और उनका ये कहना है कि साहब अब क्या मुँह लेकर के हम ग्राम पंचायत में जाएँ। पिछले 1 साल से 1 रुपया भी बजट हमको राज्य सरकार ने नहीं दिया है, विकास के काम ठप पड़े हैं, काम करवाएं तो कैसे करवाएं। अच्छा जी, इसके खिलाफ सारे सरपंचों ने सरकार के खिलाफ बिल्कुल विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक से वो मिल चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि साहब जब तक ये जिला परिषद के चुनाव नहीं हो जाते, पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक आपका बजट पारित नहीं होगा। कुल मिलाकर के कोरोना जो है ना, कोरोना का जो काल निकला है, इसने बहुतों की जिंदगी खराब कर दी साहब, और बहुत सारे सिस्टम है ना उसको बिगाड़ करके रख दिया। और राजा जी, कोरोना ने तो अभी तक लोकल ट्रेनों का हाल बेहाल कर रखा। जो गरीब पैसेंजर है, आखिरकार लोकल ट्रेन नहीं चलेगी तो उनका काम कैसे चलेगा। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद मेरे सुनने में आया कि एक तो देहरादून एक्सप्रेस जल्दी शुरू होने वाली है और कोटा पटना, लेकिन जब तक लोकल गाड़ी पैसेंजर नहीं चलेगी, जब तक आम पटरी पर नहीं आ सकती गाड़ी। नहीं, 2 गाड़ियां बिल्कुल शुरू होने वाली हैं और जल्द से जल्द लोकल ट्रेनें भी शायद शुरू कर दी जाएंगी 26 जनवरी के बाद में, ये रेल मंत्रालय ने कहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो कुल मिलाकर के सरपंचों ने आज अपना दर्द बयां किया और सरपंच संघ की अध्यक्ष बनी है बामन बड़ौदा की सरपंच अक्षिता शर्मा। उनको सभी ने सहमति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। बजट के अभाव का रोना रोया है सारे ही सरपंचों ने और विरोध प्रदर्शन किया, और जल्द से जल्द वो अब विधायक महोदय से भी मिलेंगे कि साहब अब हम कैसे जाएं ग्राम पंचायत में। समस्या तो है कि 1 रुपये का भी हमने काम नहीं करवाया, और काम करवाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं उनमें तो खैर मामला ही ख़राब है साहब। नाम के लिए तो ग्राम पंचायतें बन गई है, यानी वही गाना राजेश खन्ना का याद आता है कि तुझे दिल में बंद कर लूँ और दरिया में फेंक दूँ चाबी। यानी सरपंचों को बैठा तो दिया गया तिजोरी के सामने, लेकिन चाबी है सरकार की जेब में। अब सरकार देखेगी क्या करना है, बाकी सरपंच तिजोरी के सामने बैठे हुए ज़रूर हैं कि खुल जा सिमसिम का एक चलाएं कुछ, और ये तिजोरी खुले और गाँवों के विकास के रास्ते खुल पाएँ। अच्छा जी, एक सबसे बड़ी समस्या है गंगापुर सिटी की, सूदखोरों का गंगापुर सिटी में बहुत। वो मैं आगे आपसे बिल्कुल टॉपिक पे उस पर बात करूंगा, और उससे पहले बात करते हैं हम LNT का काम कैसे चल रहा है गंगापुर सिटी में। LNT का काम वैसे ही चल रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शहर है गंगापुर, काम कर रही है LNT, ना जल विभाग से मतलब रख रही है, ना नगर परिषद से मतलब रख रखी है। आगे खोदते जा रहे हैं, लाइन डाले जा रहे हैं, पीछे से क्या कितना नुकसान हो रहा है, कितना पेचवर्क हो रहा है, इसका उन्हें कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा जी, इसके मामले में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी मीटिंग के दौरान में हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये जब दोनों पार्टी अमृत योजना वाली और सिविल लाइन वाली अगर एक साथ में दोनों मिलकर काम करें तो लोगों के बार बार के नल के कनेक्शन भी नहीं खराब हो और आम लोगों को परेशानी भी नहीं हो और दोबारा रोड भी नहीं खोदनी पड़े। हुजूर आला, बरसों हो गए हमें तो ये कहते कि भाई एक जगह बैठ लो, पटरी पे बैठ के बात कर लो, एक जगह टेबल पे बैठ लो कि नगर परिषद की जिम्मेदारी क्या है, LNT की जिम्मेदारी क्या है और जलदाय विभाग की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं पा रहा। जलदाय विभाग अपने रोजने रोता है और फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। लेकिन राजा जी, इसका खामियाजा था आम जनता को भुगतना। बिल्कुल, वो तो वही भोगेंगे, क्योंकि आज लगभग 5 वार्ड ऐसे हैं सर जिनमें 8 दिन से 10 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कल जरूर हमने जब खबर दिखाई उसके बाद में आज कुछ वार्डों में पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। कोई आवाज नहीं उठाता है, बिल्कुल कोई आवाज इसलिए नहीं उठाता कि राजकारण में बाधा। जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं वार्ड नंबर 28 में। आज JCB से काम हुआ है, साफ सफाई हुई है। वहाँ के जो पार्षद हैं जगदीश जी, उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजे कि साहब क्योंकि मैंने कल वार्ड 28 की लाइव दिखाई थी बहुत कुछ, और वार्ड 28 इस शहर का सबसे इम्पोर्टेंट वार्ड है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा काम करने पड़ेंगे जगदीश जी को। ये मैं कल भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कर्मचारी कम है तो कहिए सभापति महोदय से, सीधी सी बात है। लेकिन वार्ड 28 जो है उसमें आज सफाई हुई है बहुत सारी जगह। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं अगर नगर परिषद के जो SI और जिम्मेदारों की ड्यूटी लगी है देख रेख की, अगर वो सही मॉनिटरिंग करे तो ऐसी समस्या बिल्कुल। लेकिन नगर परिषद के SI और जमादार बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। अब आते हैं हम एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है दोस्तों, आज से 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि जयपुर में एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। और ये तो सिर्फ आज खबर आई है, ताज़ा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
लेकिन अगर कोरोना से लेकर के और अब तक, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के अब तक की अगर आप खबर पढ़ें तो मैंने जो आंकड़े निकाले हैं उसके मुताबिक लगभग हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। आपको पता है इन आत्महत्याओं के पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी साहब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे गांवों में और शहरों में पनपते जा रहे हैं बड़े रसूख वाले ब्याजखोरों के रूप में। 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े की दर से ब्याज लिया जाता है, गरीब लोगों को पैसा ब्याज पर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनका मकान, उनकी ज़मीन जो है वो अपने नाम लिख ली जाती है और उसके बाद में वो परिवार पूरी उम्र उस कर्जे को चुका नहीं पाता और आखिर में वो परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे लोगों का मामला दिन ब दिन शहर में बढ़ता जा रहा है और शहर से ज़्यादा गाँवों में बढ़ता जा रहा है। आज बूचोलाई के कुछ लोग मेरे पास आए थे और उनका ये कहना था कि साहब पुलिस में FIR दर्ज करवा दी और एक सूदखोर, एक ब्याजखोर ऐसा है जिसके पास में उसके पुरखों की केवल 15 बीघा ज़मीन थी, आज उसके पास में 250 बीघा ज़मीन है, जबकि उस पूरे गांव में केवल 6 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने उस व्यक्ति से पैसा नहीं लिया, बाकी पूरे गांव ने उससे पैसा ले रखा है और उस व्यक्ति ने लगा करके ब्याज बेईमानी कर करके और उस जितने भी गांव वाले हैं उनकी ज़मीनों को दबा लिया, उनके मकानों पर कब्जा कर लिया और आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं सर जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जो ब्याजखोर और सूदखोर है ना, इनका मामला भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आखिर इसके नियम क्या हैं? पैसा दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसा दे करके गलती कर दी, बिल्कुल समय रहते उन्होंने आपकी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन इतना ब्याज, इतनी अमानवीयता कि आपने एक परिवार को ही आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, ये इंसानियत और मानवता नहीं कही जा सकती। अजय जी, गंगापुर सिटी में भी इसका सूदखोरों का बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है और हमारी गंगापुर सिटी की जनता से और आसपास के लोगों से निवेदन है, जो भी इससे परेशान है, जो कई लोगों को खेत इन्होंने दबा लिए, खेत छीन लिए, मकान छीन लिए और अभी तक जैसे किसी ने 10,000 रुपये ले लिए तो वो 10,000 नहीं चुके, 10,000 के 5 लाख रुपए तक लोग दे चुके हैं, प्लॉट ले लिए, खेत बिल्कुल, उनके कोई नियम नहीं है, लेकिन वो 10,000 नहीं चुके क्योंकि इनका ब्याज यानी क्या करते हैं 6 महीने में डबल 4 गुना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इनका कोई नियम नहीं है और इन लोगों का जो मामला है ना वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी 10-10 रुपये सैकड़े के हिसाब से ये लोग ब्याज ले रहे हैं साहब और इनका कोई नियम नहीं है और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अजय जी, ज़्यादातर गंगापुर सिटी में जो काम कर रहे हैं, कॉलेज के पास में कोई गाँव है वहाँ पे ज़्यादा सूदखोर रहते हैं और इनका आतंक इतने का, एक तो जामा मस्जिद के पास में वो चलाते हैं, एक प्राइवेट बस स्टैंड के यहाँ पे, और जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। उनके दुकान छीन ली, उनकी मकान खरीद लिए और उनके पैसे सारे छीन लिए और गुंडागर्दी आए दिन करते हैं। मरने पर मजबूर हो रहे हैं लोग बाग। क्या नियम है इनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कल ही मर जाता है एक तो। नहीं, बिल्कुल कोई नियम नहीं है और इन मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हम बात जरूर करेंगे। आज हमारे साथ में 2 बहुत मुआजिज मेहमान हैं। एक तो है वार्ड नंबर 31 के पार्षद आकिब जी, 32 के आकिब जी, वो हमारे साथ हैं। मैं लगातार उनको ढूंढ रहा था 2-3 दिन से और मैंने पहले भी उनको इनवाइट किया था लेकिन उनकी कोई इमरजेंसी थी और उस वजह से वो नहीं आ पाए और आज वो आए हैं, उनसे बात करेंगे। दूसरी बात, कुछ अच्छे और अहम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ हैं समाज सेवी और हमेशा चर्चा में रहने वाले और ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जी लोढ़ी साहब। तो 2 व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो मैं दोनों को इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं महेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा। महेंद्र सर, आपका स्वागत है और आप ज्वाइन कीजिए मुझे जी न्यूज़ पोर्टल पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय श्री राम, सभी को सादर प्रणाम और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको सबको सादर प्रणाम और इस चैनल को बार बार प्रणाम जो कम से कम गंगापुर सिटी की ज्वलंत मुद्दों को सामने रखता है आप लोगों के। और अब मैं दूसरी तरफ से इनवाइट करना चाहूँगा आकिब जी को। आकिब भी आएँ और मुझे ज्वाइन करें। और देखिए, ये है जी न्यूज़ पोर्टल की एक मुहिम। एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ रहीम है, क्योंकि मुद्दे होते हैं और विकास होता है। तो चलिए इन मुद्दों पर और बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आकिब सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन से वार्ड नंबर से आते हैं? वार्ड नंबर 32 से। वार्ड नंबर 32 से कौन सा एरिया आता है आपका? सर ये शुक्ला कॉलोनी, इस्लामपुरा, नेहरू रोड। कितने वोटर हैं आपके यहाँ? 2350। कितने वोटों से आप जीते थे?
303 वोटों से। आपके सामने कौन था? सर मेरे सामने त्रिलोक सोनी था, बीजेपी के टिकट से। अच्छा, एक बात और मेरे सुनने में आया कि आपका परिवार जो है वो लगातार वहां से निर्वाचित होता आ रहा है और तीसरी बार आपको मौका दिया जनता ने। बिल्कुल, तीसरी बार जनता ने हमें मौका दिया है। कांग्रेस के टिकट कांग्रेस के टिकट से। अच्छा, आखिर सर अब ये मुझे बताइए, चुनाव जीतने के बाद में आप कितनी बार अपने वार्ड में गए? मैं रोजाना अपने वार्ड में जाता हूँ, 2 घंटा सुबह देता हूँ और 2 घंटे शाम को देता हूँ। अच्छा, मूलभूत समस्याएं जो है ना, मुद्दे हैं आपके वार्ड के, वो क्या हैं? मेरे वार्ड में एक तो मेरा वार्ड काफ़ी बड़ा है, मुझे कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरे वार्ड में 3 कर्मचारी दे रखे हैं, सिर्फ 3 ही कर्मचारी? ओनली 3 कर्मचारी दे रखे हैं। उन 3 कर्मचारियों से काम नहीं हो पाता। मुझे कर्मचारी ज़्यादा चाहिए, क्यों कि सेटअप नहीं बैठ रहा। बहुत ज़्यादा एरिया में बटा हुआ मेरा वार्ड, किस किस जगह मैं काम करवाऊँ। 11-12 बजे तक कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, सुबह 8 बजे आते हैं वो। तो मैंने कर्मचारी के लिए सभापति जी से भी बोला है, आयुक्त साहब से भी बोला है, तो उन्होंने बोला है कि हमने कर्मचारियों के लिए भी वो लगा रखा है, कर्मचारी बढ़ाएंगे आपके। 13 तारीख तक लगभग बोर्ड की मीटिंग हो सकती है नगर परिषद में, तो मीटिंग के बाद अगर कर्मचारी बढ़ा देते तो हमारे वार्ड के अंदर और अच्छा बेहतर काम होएगा। अच्छा महेंद्र भाई साहब, ये एक बड़ा मुद्दा तो है कि आपने शहर तो बढ़ गया, वार्ड आपके बढ़ गए, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, काम तो चलेगा, काम तो इन्हीं से लेना पड़ेगा, लेकिन पावर एक बहुत बड़ी आत्मबल बहुत बड़ा होता है। आत्मबल में क्या है, अधिकारी काम लेना चाहता है या नहीं चाहता है। पहली बात तो ये है, इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति क्या है। अगर वास्तविक रूप से काम लेना चाहते हैं वो लोग, तो निश्चित रूप से वर्कर काम करेगा। वर्करों की कमी नहीं है इतना, क्योंकि आजकल संविदा एक ऐसी चीज बना दी है, सम और विदा। मतलब सम तो किसके लिए है कि मात्र उसको देना है कुछ, और उसको विदा किया हुआ है, और वो मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं पीछे। बिल्कुल। तो काम कैसे करेंगे वो, जब सुरक्षा के लिए उन लोगों को रखोगे आप अधिकारी और नेतागण, तो वो सफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे आज वहाँ से लगातार 2-3 दिन से मेरे पास में कंप्लेंट आ रही है, शिव शिक्षा निकेतन है, शुक्ला कॉलोनी है, वहाँ से कि साहब ना तो नालों की सफाई हो पा रही है, ना वहाँ से कचरे का उठावना हो पा रहा है। आपने वहाँ मॉनिटरिंग की है? जी बिल्कुल मॉनिटरिंग की है। तो क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ? सर वहाँ पे सफाई वगैरह बराबर हो रही है, खाली नालियों की सफाई करवानी है, जो कर्मचारियों की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। कर्मचारी मिलते ही नालियों की पूरी सफाई होगी बाकायदा। नाली क्या काफ़ी बड़ी भी है, पुरानी गहरी नाली है, तो ज़्यादा कर्मचारी। अच्छा, आज एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति और देखने को मिली मुझे। जब वहाँ पेच वर्क का काम चल रहा था सीवरेज का, तो सर उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि रेते का इस्तेमाल कर रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ठेकेदार से बात की, तो उनका कहना था कि साहब बजरी तो आई नहीं रही, अब मुझे डस्ट का इस्तेमाल करना है। हाँ, इतना ज़रूर है, आपके कहने से मैं सीमेंट की मात्रा ज़रूर और बढ़वा दूंगा। ये सक्सेस है। ये तो आपने कहा इसलिए है, हाँ। वरना आपको काम बंद करके मजदूरों को राज्य कार्य में बाधा का कारण आपको मुजरिम बना दिया जाता। अच्छा, अगर आप ऐसे कोई काम को रोकते हो, सरकारी काम को, तो वो भी राज्य कार्य में बाधा में आ सकता है। तो मतलब आज की तारीख में जो आम जन, मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, मीडिया के ऊपर भी अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। जो व्यक्ति आप सूचना लेने जाते हो, ना कि वहाँ नेतागिरी करने जाते हो, बिल्कुल, तो आपका कर्तव्य तो ये काम है जो कि आप ईमानदारी से यहाँ कर रहे हो, बिल्कुल, है ना, निष्पक्षता से कर रहे हो। इसमें मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो गरम मुद्दे, मैं तो पहली बात तो ये चाहता हूँ कि अभी भव्य मंदिर बन रहा श्री राम का जी, तो सबसे मेरी अपील है कि समर्पण अपने आप को करते हुए और अधिक से अधिक सहयोग करें। मेरा मूल मुद्दा जो है आज का आपके पास हाजिर होने का, वो ये है कि सबसे मेरी अपील है हाथ जोड़ करके कि समर्पण राशि दे करके अपने आप को समर्पित करते हुए राम मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण हेतु जो सहयोग कर सकते हैं उसको मन से करें। 1 रुपये से लेकर के जितना भी बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, वो मन इच्छा है। इस मामले में मैं बोलना चाहूँगा सर, पहले भी इस मामले में शायद उगाही की गई थी, उसका वो बैंक में जमा है। बिल्कुल, उसका बैंक में जमा है। इसका भी हम कोई भी नगद पैसा कोई नहीं ले रहा। यानी इसमें भी टारगेट बनाया हुआ है, सारा ड्राफ्ट और बैंक से लिया जा रहा है, और बैंक पे लिखा जाएगा कि आपको ये बैंक रिसीव करेगी और आपको हिसाब देगी, यही हिसाब देगी। निश्चित रूप से सारा सिस्टमेटिक तरीका है, और ऐसा नहीं होता जो कार्यक्रम देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है, वो एक मशीनरी इस प्रकार की है जहाँ हिसाब की कोई कभी गड़बड़ी नहीं होती। नहीं सर, कुछ लोगों को कमेंट करते हैं। मैं कमेंट में उसको विश्वास नहीं करता। जो कमेंट वो पहले उगाही की गई थी ना, इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ, एक ईंट ली थी
जी जी एक वो एक ईंट अडानी जी के टाइम का बात था। एक एक ईंट को भी मतलब वहाँ पहुँचाया है लेकिन उसका पैसा भी तो जमा ना, हुआ उसका होगा। पैसा एक एक पैसे का हिसाब आप चाहें तो मेरे से आप कभी भी कलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, और अब कुछ मुद्दे हैं जिनसे मैं पहले सबसे पहले आकिब सर से बात करूंगा और उसके बाद में फिर महेंद्र जी से बहुत लंबी चर्चा हमको करनी है बहुत सारे मुद्दों पर। अच्छा आकिब सर, अब आप अपने जो बाढ़ के लोग हैं उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो सर काम तो चाहते हैं। बिल्कुल सर, काम के लिए बिल्कुल, अगर लोगों ने मुझे चुना है तो काम के लिए मैं अपने पूरा तन मन धन सारी चीज़ में लगा दूंगा वार्ड वासियों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपने व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक कर रखे हैं? जी, और मैंने मेरे वार्ड के लिए स्टिकर बनवाए है, घर घर जाके मैं स्टिकर लगा रहा हूँ, उसमें मेरे मोबाइल नंबर दिए हैं मैंने। अगर किसी भी वार्ड वासी को कोई मेरे प्रति समस्या है तो वो मुझे कॉल करे, बाकायदा मैं उनके साथ हूँ। और मुझे कुछ थोड़े टाइम में कर्मचारी मिल जाएंगे तो मैं वार्ड का और अच्छा काम कराऊंगा। और मेरी अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप जब आपने मॉनिटरिंग की है तो आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दे हैं क्या आपके वार्ड के कि साहब ये समस्याएं मेजर है, इनको जल्द से जल्द मुझे सॉल्व करना है? साहब मेरे वार्ड की एक तो नालियाँ सफाई है, कुछ नाले हैं मेन, जैसे हाँ, बड़े नाले हैं, हाँ, बिल्कुल। वो मेन रोड का नाला तो मैंने साफ करवा दिया। जयपुर रोड का भी 2 से 3 दिन पहले एक नाला साफ करवाना है, इस्लामपुर के जो अंदर जा रहा है बाबा चाय वाला, उस नाले के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है। 2 दिन का आश्वासन दे रखा है चेयरमैन साहब ने, 2 दिन के अंदर वो साफ करवाएंगे। वो नाला है और कुछ रोड हैं, जो रोड अभी अपने ये LNT वगैरह काम चल रहा है, इस वजह से रोडों को अभी रोका हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, ये एरिया आपके अंडर में ही आता है कि जो महिदास बालाजी से और पीछे की तरफ जो जाता है, जहाँ पर वो डिवाइडर बना हुआ है और पीछे मोक्षाम, वो मेरे एरिया में नहीं आता। वो शायद 31 में वो 31 में नहीं सर, वो 56 नंबर वार्ड में आता है। जो अपना महिदास बालाजी का जो मंदिर है ना दशहरे मैदान का, वो 56 नंबर वार्ड में आता है सर। अच्छा, तो आपका जो एरिया है अब उसमें ये, अच्छा रोड लाइट की क्या स्थिति है? रोड लाइट की सब स्थिति काफ़ी रोड लाइटें ख़राब है। मैं बोल चुका हूँ, उनके लिए एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ। रोड लाइट मिलेंगी मुझे तो रोड लाइटों को भी सही करवानी है मुझे। अब आप मुझे ये बताइए, आज आप इस जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से लोगों को एक आश्वासन दे करके जाइए कि शिव शिक्षा निकेतन और उसके आसपास जो नालियों का मामला है उसको आप कब तक ठीक करवा देंगे? सर मैं 2 से 3 दिन के अंदर उसको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। और मैं तो रोजाना ही कराता हूँ, मेरे को तो रोजाना ही कराना है। ये नहीं, मुझे सारे वार्डवासी बराबर है। मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल प्रतीक नहीं रखता कि वो कौन है मैं कौन हूँ। मुझे वार्डवासियों ने चुना है, मैं वार्डवासियों के बिल्कुल साथ हूँ, तन मन धन से बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यह है कि आकिब एक युवाओं का नेतृत्व करते हैं और उनकी एक युवा सोच के साथ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब देखिए, मुझे लोगों ने चुना है और मैं बिल्कुल अपने वार्ड के हर व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार हूं। कल से वो स्टिकर भी लगाएंगे घर घर, जहां उनके नंबर लिखे होंगे ताकि आप लोग कभी भी उनको कॉल कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी। दूसरी बात कि वार्ड बड़ा है तो उस हिसाब से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और कर्मचारी भी चाहिए ताकि वो अपने समय रहते इन कामों को करवा पाएं। और क्या कहना चाहोगे आकिब? बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, और मैं वार्ड की काफ़ी देखभाल करूँगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा वार्ड के अंदर। जो वादे किए हैं वो वादे पे वो खरे उतरेंगे। जो वादे मैंने वार्ड वासियों से करे हैं वो उन वादों पे खरा उतरूंगा बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के है कि आकिब जी की तरफ से अब मैं भी आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो नेहरू रोड, शुक्ला कॉलोनी और वार्ड नंबर 32 के जितने भी बाशिंदे हैं, क्या आप बेफिक्र रहें और अपनी समस्या को आप बेझिझक आकिब जी को बता सकते हैं। आकिब जी बिल्कुल आपकी सुनवाई करेंगे और हर समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। आकिब सर, जो टाइम आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी जान से जुड़ जाएं बस, और जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा आपके साथ है। आपको कहीं भी लगता है कि हमारी आवश्यकता है तो बेझिझक आप हमें बताएं, हम बिल्कुल आपका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में आकिब जी और बिल्कुल जी जान से काम करेंगे। अब गंगापुर में जो ये बोल्ट के धंधे में सूदखोरी चल रही है उसके बारे में भी कोई अभियान चलाया जाए, ज़बरदस्ती लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है, उसके उधार पैसे देकर के सट्टा खिलाया जा रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे इनके नाम से ऐसा चल रहा है, बोल्ट के नाम से, कि लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है और फिर उनकी गृहस्थियाँ बर्बाद हो रही हैं। कल इसको लेकर के कहीं ना कहीं मिलें अपन, है ना, ASP साहब से, और उनसे मुलाकात करते हैं कि साहब ये मामला क्या है। और ये गंगापुर में सट्टाखोरी सट्टे का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। कल अपन ऐसा करते हैं, प्रयास करते हैं, कल सट्टा ही खेल के देखते हैं लोगों को किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से ये। मुझे तो आता नहीं, मुझे तो ताश खेलना नहीं, आता। लोगों को ये मालूम करा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा सट्टा आखिरकार कहाँ कहाँ चलता है। आप के लिए सटोरिया बनो साहब। नहीं, इसके लिए हमें अंदर लोगों को घुसना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, कहाँ कहाँ सट्टा चल रहा है दिखाना तो पड़ेगा प्रशासन के अधिकारी। चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। महेंद्र सर, एक मुद्दा था जो 3-4 दिन पहले चला और लगातार हमारे दर्शकों के कमेंट्स भी आए थे और उस पर उंगलियां जी न्यूज़ पोर्टल पर भी उठाई गई थी कि जी न्यूज़ पोर्टल ने पहले लाइव क्यों चलाया, और अगर लाइव चलाया तो उसको बीच में बंद क्यों किया। मामला था वन विभाग का और व्यापारियों के बीच का। हम भी वहाँ गए थे, हमने न्यूज़ कवर की थी, उस दौरान आप भी हमें वहाँ मिले। ये पूरा मामला था क्या, और इसमें
कहाँ आप लोगों की ज़रूरत पड़ी, या कहाँ आपको ये लगा कि हाँ अब प्रशासन के बीच में दखलंदाजी करना ज़रूरी हो गया? मेरे को सारा स्पष्टीकरण से बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वन विभाग ने व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है, वन विभाग का अधिकार था, वन विभाग ने कार्रवाई की और कुछ एविडेंस लेकर के वन विभाग वहाँ चला भी गया और उसके एविडेंस उन्होंने हमें भी दिए थे कि साहब हमने ये सामान जो है वहाँ से जब्त किया है और अब इनको जांच की जाएगी, इनको सैंपल को भेजा जाएगा। फिर कहानी में ट्विस्ट वहाँ आया जब व्यापारियों ने कहा कि साहब हमने 3-3 लाख रुपए यानी 9 लाख रुपए इनको दे दिए हैं जुर्माने के। अब ये हमें आप बताइए स्पष्ट रूप से। जी जी, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अजय जी। मैं आपको निवेदन करूं, अगर वास्तविकता अगर पर पहुंचते हैं आप, तो एक ये बहुत बड़ा घोटाला जिसको कहते हैं, अभी कुछ चंद दिनों पहले ग्वालियर में भी हुआ ऐसा ही घोटाला। अच्छा, जो मेरे पास शायद मिल जाएगा आपको। और ये क्या है, बहुत बड़े योजनाबद्ध तरीके से करते हैं लोग जी, एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ, एक एनजीओ है, ये बहुत सारी एनजीओ ऐसी धोखाधड़ी कर रही हैं जी, जो अधिकारियों को भी पता नहीं लगता कि ये एनजीओ है या बड़ा अधिकारी कोई आया हुआ है। जैसे कि हम लोगों को ही गुमराह कर दिया। अच्छा, हम लोगों को कैसे गुमराह किया कि आप प्रशासनिक लेवल से यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी साथ में ले लिया, वन विभाग को भी साथ में ले लिया, तो प्रशासन का मामला आ गया। तो प्रशासन का मामला जब आता है तो कोई आदमी समझ नहीं पाता कि केंद्र सरकार है या एनजीओ है। लेकिन महेंद्र सर एक सवाल उठता है, देखो आम आदमी को तो आप बेवकूफ बना सकते हो, प्रशासन को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। यहाँ की लोकल पुलिस भी साथ थी। अरे मैंने तो देखा है एसपी रैंक के, आईपीएस रैंक के जो व्यक्ति है ना, उनको एनजीओ धोखा दे करके कई बार लूट ले गई। अच्छा। आपने सुना होगा कुछ समय पूर्व आगरा में हुआ था ऐसा, आगरा में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी तो सीधा व्यक्ति होता है, व्यापारी इतना बड़ा तेज तर्रार नहीं होता, और खासकर कानूनी मामलों में, मतलब किसी भी मामले में। आज और वो व्यापारी भी क्या है कि आज पंसारी की दुकान कोई जड़ी बूटी तोड़ने वाला है यहाँ पर। मेरे को लगता नहीं कि गंगापुर में से कोई जड़ी बूटी तोड़ने जाता हो, पहाड़ों में जाता हो, ऐसा कोई सर्वे करता हो, मुझे तो नजर नहीं आता कि इतना विद्वान व्यापारी कोई हो गया हो। निश्चित रूप से ये व्यापारी सामान खरीद के लाते हैं। ये सारा माल जयपुर से और दिल्ली, जयपुर से या कहीं अन्य स्थानों से जहाँ इनको फायदा लगता है वहाँ से लेकर के आते हैं ये लोग। तो ठीक है, ये बेचारे कोई बनाते थोड़ी है उसको, कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करते हैं। या वन विभाग में नहीं जाते ये लोग कि वन विभाग से जाकर के और फिर कोई जड़ी बूटी लेके आते हों। लेकिन कोई न कोई चीज़ भी जिसकी जानकारी व्यापारी को नहीं होती है कि ये गलत है या सही है, तो उसके बारे में कोई ऐसी लिस्ट कभी इस प्रकार की वन विभाग के द्वारा भी शो नहीं हुई। बिल्कुल, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, जो भी हुआ एक षड्यंत्र पूर्वक हुआ। और षड्यंत्र पूर्वक होने के बाद में जब जहाँ तक की जो बात आ रही है, आज ऐसे लोगों के ऊपर जो आपको समझाइश करने के लिए हमारे सामने जुर्माने के नाम पर कौन कह रहा है, जो अधिकारी 332 में मुकदमा दर्ज करवा रहा है, डीएफओ जो है, जो यहाँ का इंचार्ज वन विभाग का है, ठीक है, कि केंद्र सरकार का मामला है भाई, और केंद्र सरकार का मामला होने के नाते आप उनसे बात कर लो। ठीक है, और वो केंद्र सरकार का बनने के बाद में व्यापारी उनसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि 3-3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 3-3 लाख रुपए का जुर्माना होगा, जुर्माना होगा। आप अगर राशि जमा कराते हो तो ठीक है, वरना 7 साल से 10 साल तक आप आराम करिए, सजा होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब 7 साल से और 10 साल तक अपने बच्चों से दूर रहना, अपने व्यापार को ठप करना और जेल जाना, एक अपमान कराना, कोई व्यक्ति चाहेगा क्या? ठीक है। उन्होंने पता नहीं कैसे किया, कैसे नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था करके और उनको अपना मांगी हुई रकम उनको दे दी। ठीक है, ठीक है। और क्यों दे दी कि रेंजर साहब ये कह रहे हैं जुर्माना राशि, कि जुर्माना राशि, आप तो केंद्र सरकार, केंद्र के अधिकारियों से बात कर लो, जुर्माना राशि नहीं भाई। आप तो केंद्र एनजीओ से आए हैं। अब वो हम क्या पता एनजीओ से आए, हमें भी पता नहीं है। हमें भी इस बात में अच्छा, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आए थे वो लोग। ठीक है। तो प्राइवेट गाड़ियों में दोनों ही गाड़ियाँ प्राइवेट थी। हमारी समझ में आ रहा था कि यार प्राइवेट गाड़ी, सरकारी गाड़ी तो कोई है नहीं, और कोई अधिकारी भी नहीं है बड़ा। ठीक है। कोई बड़ा अधिकारी आकर के कोई छापामारी करे तो समझ में आता है, लेकिन किसी बड़े अधिकारी ने भी कोई छापेमारी नहीं की। समझ में आ रहा है आपकी? मेरा कहने का अर्थ ये है, ये द्वेषतापूर्ण रवैया तो हर आदमी निभाता है। अब ये आप देखिए, माननीय बहुत ही सज्जन पुरुष हैं अपने, और बहुत एक्टिव व्यक्ति है,
भक्ति भाव से भरा हुआ व्यक्ति है और उस सदर थाने का इंचार्ज है वो व्यक्ति। अच्छा। तो भीड़ जैसे व्यापारियों की एकत्रीकरण हुआ तो उन अधिकारी श्रीमान जी ने, जो रेंज के अधिकारी हैं, उन्होंने सीआई साहब को बुला लिया। ठीक है। सीआई साहब वहाँ मौके पर पहुँच गए, उनके सामने सारी वार्ता हुई है, जो भी वार्ता हुई है। सर, अगर इस प्रकार की कोई योजना होती तो क्या पुलिस किसी को पकड़ती नहीं? बिल्कुल। किसी प्रकार का अगर धांधलेबाजी होती, थाना प्रभारी किसी मौके पे थे वहाँ पर, श्री किशन जी मौजूद थे वहाँ, और उन्होंने सीधा सीधा सा सुना है सारी चीज को, बैठ करके सुना है। और ऐसा जब लगा उनको कि निश्चित रूप से ये अधिकारी दोषी हैं, तो वो सबको समझाइश करके उनको भी समझाया, अपने लोगों व्यापारियों को भी समझाया, और समझा करके वो चले गए। उसके बाद में सब लोग चले गए। जब सीआई ने समझा दिया, समझाने के बाद में वो सब लोग चले गए, तो फिर कहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ गई? क्यों कि उन्होंने जो एनजीओ से मिलकर के साँठ गांठ करके जो राशि ऐंठी थी 9 लाख रुपए, उसका व्यापारियों ने विरोध करके ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री यहाँ मेरे को लगता है कि ऐसा स्वच्छ छवि वाला मुख्यमंत्री है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ छवि वाला। उनको कहा जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनकी नीति से बहुत प्रभावित हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। हाँ, लेकिन नहीं, राजनीतिक स्तर में भी मैं पहला व्यक्ति मानता हूँ राजस्थान का। राजस्थान का पहला व्यक्ति मानता हूँ। राजनीति में बहुत खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए कुछ नुमाइंदे ऐसे लग रहे हैं जो खराब करते रहते हैं। ऐसा सरकार में कभी होता नहीं है, लेकिन सरकार का फायदा कैसे उठाते हैं? और सब व्यापारी को तो बीजेपी के खंडे में डाल रखा है, समाज सेवियों को बीजेपी के खंडे में डाल रखा है। मैं इस बात का ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कोई मामला नहीं करता, लेकिन मुझे मेरे पड़ोसी के ऊपर जब संकट आता है, कोई भी पड़ोसी हो, कोई बीमार होता है या किसी प्रकार का कोई संकट आता है, तो ऐसी स्थिति में किसी के साथ जाने के लिए कोई वो तो है नहीं पाबंदी। बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्ज भी बनता है, हमारा कर्तव्य। भाई मेरे पड़ोसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं क्या तमाशा देखता रहूं? जो आदमी लुट गया हो, धन और धर्म दोनों से लुट गया हो, व्यापार से लुट रहा हो, और ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार हो रहा हो, उसका परिवार हार्ट अटैक से माँ मर रही हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में लगना क्या गुनाह है? अच्छा, उसमें गड़बड़ कहाँ हुई थी महेंद्र सर? मतलब आप लोगों ने, ठीक है, उन्होंने 9 लाख रुपए दे दिए जी, फिर रसीद नहीं मिली उनको? रसीद मांगने के ऊपर तो हंगामा हुआ है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आदरणीय मान सिंह जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, ठीक है, उन्होंने अपमानित स्वर में बात करने का प्रयास किया, ठीक है, डीएफओ साहब ने। हाँ बिल्कुल, मतलब जो व्यक्ति को इस प्रकार से प्रोटोकॉल, चाहे वो अब पूर्व विधायक हैं, कल को दूसरा भी पूर्व विधायक हो जाएगा, तो क्या हम उनका सम्मान नहीं करते हैं क्या? पूर्व में विधायक जी थे और अब वर्तमान में विधायक हैं, तो हम तो उनको सम्मान के तौर पर तो देखते हैं। बिल्कुल सही। कभी हमने अपमान भरे शब्दों में कभी किसी के बारे में कोई टिकट टिप्पणी नहीं। जनप्रतिनिधि बड़ा होता है, और जनप्रतिनिधि को जब क्यों बड़ा होता है कि उसको जनता तय करती है, जनता की भावना उनके तक पहुंचती है, इसलिए वो जनता के बीच में रहता है आदमी। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे पूर्व, और मीडिया की आवाज़ को दबाने की इसमें कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात, जो एनजीओ पार्टी का नाम आ रहा है, बाद में फ़ोन लगाने की कोशिश की, बाद में उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन आज तक उस एनजीओ पार्टी के कोई आते पते नहीं है। आज तक उस पार्टी से कोई दोबारा संपर्क नहीं हुआ? हम इसलिए नहीं किया कि रेंज अधिकारी ने ये कहा कि मैं उसको आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हम तो वो लोग व्यापारियों ने जो वो दिया था ना ज्ञापन, उसके आधार पर रह गए। उसके बाद में रेंज अधिकारी ने उससे पीड़ित होकर के जो ज्ञापन दिया था ना, कि ज्ञापन दिया, अच्छा मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन के से नाराज होकर के ये 332 में हम जैसे लोगों का भी नाम उसमें ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? कि शायद हो सकता है ये साक्षी बनेंगे इसके, क्योंकि हम साक्षी थे। बिल्कुल, उस समय थे आप, बिल्कुल साक्षी थे, और इसमें आपको भी पता है कि हम साक्षी थे। ठीक है, आपने भी देखा है, बिल्कुल, क्योंकि आप वक्तव्य लेने गए थे उनका। बिल्कुल, हमने लाइव भी चलाया था हमारे चैनल। सर्दी, इतनी सर्दी में कोई खड़ा रह सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है। अस्वस्थ लोग भी वहाँ मौजूद थे, और जिनके कारण से उनकी गड़गड़ाहट क्यों थी कि एक व्यापारी जो मेरा पड़ोसी है, उसकी माँ बहुत बीमार थी, और उसके कारण से हम लोग गए।
हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं रहता है। अच्छा पदम जी, एक चीज और, इसमें एक चीज आप लोगों के लिए निकल करके आई है, बिल्कुल आप अनुमानित थे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपने वहाँ लाइव दिखाया था। लोगों का सिर्फ एक सवाल है कि सर अब आपने अचानक वो लाइव बंद, जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब नहीं, रुकिए। पदम जी एक पत्रकार हैं और हमारी वहाँ नहीं, महेंद्र सर मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि वो एक पत्रकार के तौर पर वहाँ गए थे, ना कि किसी राजनीति के तौर पर गए थे, तो वहाँ बंद क्यों किया? आज इसका स्पष्टीकरण मैं पदम जी से चाहूंगा। अच्छा जी, मैंने मोबाइल कैमरा बंद नहीं किया था, लेकिन लाइव बंद जरूर कर दिया था लोगों के विरोध के बाद में, क्योंकि मैं माहौल गर्मा गर्मी हो गई थी। लेकिन मेरा कैमरा चालू था, लेकिन फिर बाद में वो वीडियो हमसे हो गया होगा, बाद में वीडियो हमने वो जोड़ के चलाया था। ठीक, बाद में सारी घटना थी एक एक पल की, 1 सेकंड का हमने लाइव के बाद में बिल्कुल उसको वीडियो को जोड़ दिया, और आज भी आप उसको वीडियो को देख सकते हो उसके बाद की घटना का। अच्छा वो क्या कारण था, अब आप बताइए। ऐसा है पदम जी, समाज से भी विशेष रूप से ये मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। और समाज से भी होने के नाते इनको एक मतलब नीम और चढ़ा हुआ, बिल्कुल समझ गए आप बात को? तो पत्रकारिता एक बहुत बड़ी हस्ती होती है पत्रकारिता, और ईमानदारी से इन्होंने पत्रकारिता का रोल अदा किया था। बीच में जब ऐसा लगा इनको तो भाई रुको तो रुको जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना उसमें, बिल्कुल। हाँ, तो वो इनके लिए नहीं था। रुको भाई, रुको, बंद करो, रुको। तो वो उनका समझाइश का सुनाने का मतलब था कि माहौल को शांत करके बात की जाए। तो वो ऐसे करके उन्होंने कहा कि भाई रुको। तो वो हो सकता है इनका टच हो गया हो, मैं तो मुझे मालूम नहीं। कैमरा रुका नहीं, लाइव को जरूर मैंने बंद कर दिया था, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग बराबर जारी थी, और फिर बाद में उस रिकॉर्डिंग बाद की रिकॉर्डिंग को हमने जोड़ दिया गया, और वो आज भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं लोग। अच्छा, कुल मिलाकर के अब इस कहानी का रिजल्ट क्या निकला? देखिए, अब शेर आया है ना, आप क्या करोगे? तो करना तो शेर को है। हाँ, हम तो क्या करेंगे? प्रशासन करेगा। अगर हम गलत हैं, हमारी तो एक डिमांड है कि राजस्थान का रॉयल अधिकारी जिसका नाम दुनिया भर में चलता है, मैं ऐसे मास्टरमाइंड व्यक्ति से उस चीज़ की अपील करूंगा कि वो स्वयं जांच करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि एमएन दिनेश जैसा व्यक्ति, और हमारे बीच में एक व्यक्ति ईमानदार और भी आ गया है, जो पुलिस का सबसे बड़ा हमारे संभाग का अधिकारी है, आईजी प्रसन्न कुमार खमेशरा जी। हाँ बिल्कुल। और वो इतने बड़े ईमानदार हैं और इतने दबंग व्यक्ति हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, अभी पदभार संभाल लिया उन्होंने पदभार संभाल लिया है। मुझे पूर्ण आशा है कि व्यापारी निर्दोष है। इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, इस ज्ञापन के बाद कराया है, और उनको फंसाने की दृष्टि से, उनको दबाने की दृष्टि से कराया है। क्यों? कि वो एनजीओ को नहीं ला पा रहे हैं। हाँ, वो एनजीओ गायब क्यों है? एनजीओ नहीं लाएंगे तो इनसे पैसा तो मांगना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे और उनको व्यापारियों को नहीं, उनको रसीद भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात बताइए आप मुझे जी, कि आप स्वयं इस जगह होते, मेरी जगह पे या व्यापारी की जगह पे, तो आप क्या करते? बिल्कुल यही मैं करता भाई। आदमी बचने के लिए बिल्कुल पैसा जरूर कहीं से भी लाए, जुर्माना दे रहा हूं। बीमारी और मुकदमा कोई कहीं से भी लाए, उसको लाना पड़ता है। बिल्कुल। अब उन्होंने कैसे व्यवस्था की होगी, कैसे नहीं की होगी, और किस प्रकार से वो रसीद के लिए गिड़गिड़ाते रहे और आज तक गिड़गिड़ा रहे हैं। रसीद की डिमांड की जा रही है उनसे बरकरार, और वो यस कर रहे हैं कि मैं आपको एनजीओ जो केंद्र अधिकारी बता रहे थे, पहले तो केंद्र के अधिकारी बता रहे थे उनको, और अब बता रहे हैं एनजीओ के अधिकारी। तो एनजीओ कोई बहुत बड़ी चीज तो हो नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो एनजीओ को आप गिरफ्तार, जो एफआईआर दर्ज कराई है हमारे खिलाफ, ये एनजीओ के खिलाफ क्यों नहीं कराई? अब कहाँ गायब है वो? भाई इन अधिकारी जी को ये क्या, भाई मेरे नाम पर आप देखो, शहर का वातावरण, और आप एक शहर के प्रमुख अधिकारी हैं, बिल्कुल। तो आपको शहर की ओर जाना है या उस धोखाधड़ी वाले व्यक्ति के साथ जाना है? बिल्कुल। ये तो तय उनको करना चाहिए ना। तो उनको मेरी एक सुझाव है कि वो अपना एक तो एफआईआर दर्ज कराएं, और जो भी तार उसके भटकते हों अधिकारियों से और अपनी सरकार से, उनको डिमांड करनी चाहिए कि ऐसी एनजीओ जो है हमारे नाम पर, हमारे राज्य को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हमारे प्रदेश की सरकार को एक डाउन करने के लिए काम करते हैं, ऐसे एनजीओ को तो बंद कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये है कि सैंपल लेने का एक तरीका होता है, जो सैंपल लिया जाता है मौके पे सील किया जाता है उस चीज़ को। सबसे बड़ी गलती तो ये की कि मौके पे सील नहीं किया गया, और वहाँ पे भी जब हमने ऑफिस में गए, वहाँ पे सारी चीज़ें खुली रखी हुई थी,
ठीक है। तो उनको मौके पे सील करना चाहिए। ये षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई है और बाकी ये की तो धन कमाओ योजना है। बाकी की मीडिया की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई। जो मीडिया के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया बिल्कुल सरासर गलत है और मीडिया का इसमें हनन किया गया है। इसमें देखिए मीडिया के खिलाफ अगर कार्रवाई होने लग जाएगी अजय जी, आप तो एक बात बता दीजिए स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री के तक ये लोग चौथा कम है। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लोग बाग खूब बोलते हैं, खूब गाली देते हैं। देखिए एक बात बताइए, आप इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं बिल्कुल, और ये आपसे सीनियर है मेरे जहाँ तक अनुमान हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जो कुएं में कूद जाए और जो जलती हुई आग को पकड़ करके सिलेंडर को बाहर फेंक दे और समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार, पत्रकार जेब में, अखबार का मामला जेब में, कोई लेना देना नहीं, और पैदल दौड़ लगाता हो, जिसको पैसे से कोई मोह नहीं हो, ऐसा पत्रकार बस मात्र पदम जोशी आता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक सेवक के रूप में जाना जाता है और उसका परिणाम इनको मिल रहा है। अब भगवान ने इनको दिया है ये फल, तो मैं क्या करूं और पब्लिक क्या करे? पार्षद इनको बना दिया है, इनकी इस कार्यशैली से तो बनाया है इनको। लेकिन अगर पार्षद बना दिया तो जनता की आवाज़ छोड़ नहीं देंगे हम। जनता की, पार्षद का भी यही धर्म होता है, जनता की आवाज़ उठाई जाए। पार्षद भी इसीलिए बनाया गया है। मैं ये मानता हूं कि जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गंगापुर के लिए, ये गंगापुर के व्यापारियों के लिए और गंगापुर के सभी नागरिक के लिए। जैसे एक ये षड्यंत्र पूर्वक चल रहा है, ये LNT का जो मामला आप बार बार में जो लोग मैं सुनता रहा हूं ना अभी, तो ये LNT ने क्या काम किया है, सफाई लगा करके कर्मचारी आ जाता है, लेकिन वो जब तक वो कूड़ा करकट पड़ा है ना LNT वाला, वो कूड़ा करकट जब तक नहीं होगा ठीक, तब तक सफाई नहीं दिखेगी, है ना। आप नालियों में वो हटा करके आते हैं कर्मचारी और वो दोबारा चला जाता है ना। मोटरसाइकिल आती है तो गिर जाती है। तो ये सबसे पहले प्रमुखता से LNT वाला जो कार्यक्रम चल रहा है ना, अब इनके सामने कौन जाए? राज्य कार्य में बाधा, अब तो जनता भयभीत है। अगर इस प्रकार से पत्रकारों के खिलाफ और जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें आती है, तो मैं निश्चित रूप से देखता हूँ, आपको बता देता हूँ, ये मुकदमे जब पुलिस हमारे घर पहुँचेगी तो उनको भारी पड़ेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कभी किसी की दलाली नहीं की, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। हमारा प्रार्थना ये है कि ईमानदारी से इसको देखा जाए और हमारे अधिकारियों को स्वयं अपनी लेवल पर ये रिपोर्ट वहाँ देनी चाहिए। हमारा सरकार से निवेदन है इसकी बराबर सही ढंग से जांच की जाए, जिससे सरकार पर जो उंगली उठ रही है अधिकारियों पे वो देखी जाए निष्पक्ष CB से या SSG से, मतलब आप MN दिनेश जी को इस जांच के लिए तय कर देना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब इसमें जांच क्या होगी, जब खुद सदर थाना प्रभारी मौके पे, जो जांच अधिकारी मौके पे मौजूद थे, वहाँ पर सारा देख रहे थे। अगर कोई गलती होती तो वहीं पे ही कार्रवाई करते ना। किसने रोका था उन लोगों को? नहीं, वो व्यक्ति भक्त आदमी है, वो कभी गलती नहीं करेगा, वो कभी गलती नहीं करेगा। वो व्यक्ति बहुत अच्छा अधिकारी है साहब। मैं बड़ाई नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा नाम FIR में है। मैं ईमानदार को ईमानदारी कहूँगा, जांच अधिकारी कोई भी हो। लेकिन आज की तारीख में मैं उनसे संतुष्ट, उनकी शैली से संतुष्ट हूँ कि आज तक कोई इस प्रकार का जमावड़ा, जैसे लोग कह रहे हैं कि साहब बजरी की ट्रॉली पकड़ ली या कोई और कर लिया, उस चीज़ में वो व्यक्ति भाव भक्ति के अलावा, ड्यूटी के अलावा कोई काम नहीं है व्यक्ति के पास। मैं समझता हूँ, जो सुनता हूँ, जो मैं वो देखता हूँ, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी को इस बात के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। और मैं मार्केट से अपील करूँगा कि अगर ये आवाज़ आपकी 332 के मुकदमे लगने के बाद दब जाती है, तो यही समझना कि ये मुकदमे आपके पास चलते रहेंगे और आपके पास इसी प्रकार के अन्याय होते रहेंगे। और ये 9 लाख रुपए का जो मामला चल रहा है कथाकथित का, उसका खुलासा भी होना चाहिए, जिससे लोगों में पता चलेगा आखिरकार मामला क्या है। एक मुद्दा हो रहा था आपके बीच में, जी सूदखोरों का। हाँ बिल्कुल। कल ही मैंने एक व्यक्ति को हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना की कि आप चिंता मत करें, मैं निश्चित रूप से अपन बैठ करके इस विषय को सुलझाएंगे। वो व्यक्ति आत्महत्या के लिए उतारू था। ठीक है। मकान बेचो चाहे कुछ भी बेचो, और उसका कोई लेना देना और नहीं है। स्टाम्पों पे बुला करके दस्तखत करवा लेते हैं। ये ज़मीन हमने खरीद ली, कितने लाख रुपए में खरीद ली? 21 लाख रुपए में खरीद ली। कितने लाख रुपए पहले एडवांस दे दिए? 3 लाख रुपए दे दिए।
अच्छा जी, जो ये 3 लाख रुपए एडवांस दिखा दिए, 3 लाख रुपए एडवांस दिखा दिए, 18 लाख उधार कर दिए। ठीक है। ठीक है, अब वो व्यक्ति कहाँ से लाए पैसे? ठीक है, वो तो पहले से ही उसका कर्जदार है बेचारे का। अब नहीं, कर्जदार बता करके बता करके ये खेल बड़ा मतलब बहुत अच्छे रूप में चल रहा है। 10 रुपए सैकड़े नहीं, 100 रुपए सैकड़े दोबारा, सुबह ले जाओ, शाम को 100 रुपए। लोगों को तो बहुत पीड़ा हो रही है। गंगापुर में तो बेचारे मध्यवर्गीय व्यक्ति तो अब जीने में बहुत कुछ कानाकानी कर रहे हैं, या तो भागने के प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए जो अच्छे व्यापारी, अच्छे व्यापारी थे ना, ये उद्योग यहाँ से गंगापुर में बहुत बड़ा उद्योग शहर है ये। हिंडौन और गंगापुर बिल्कुल एक ऐसे व्यापारियों के अड्डे हैं, हाँ बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छा उद्योग यहाँ पर है ना। अब शिक्षा विभाग के अलावा आप देख लीजिए, जो लोग व्यापारी अच्छे लेवल के, कोई तो गुजरात भाग रहा है, कोई जयपुर भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, अपना काम व्यवसाय डालने के लिए उसको दूर भागना है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये इनकी जो सूदखोरों की जो नीति होती है ना, मध्यम वर्ग के जो सूद ये कर्जा देते हैं, उसकी संपत्ति पे और उसकी जमीन पर उनकी नजर उसी पे रहती है, उनकी और कहीं पे भी नजर रहती है, उनकी नजर रहती है, और कहीं भी नजर रहती है। वो आप भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बिल्कुल सही बात और है उनके परिवारजन की बहन बेटी को भी तक वो नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लोगों का ये आरोप है सरासर, बिल्कुल। और हमारा गंगापुर सिटी की हमारी जनता से अपील है, जितने भी ये सूदखोर हैं और जो परेशान है, वो हमारे मंच पे आए। अच्छा, और वो अपनी इसका क्या होगा, इसका क्या देखिए इसमें क्या है, लोगों को निकालना तो पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसमें कोई न कोई बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो इन्वॉल्व रहता है, उसी की सरपरस्ती में चलता है। हाँ, उनका कहना क्या, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। मैं कहने की बात ये है कि मैं जब बैठ पाऊंगा थाने में जाकर के, जब मैं किसी की चमचागिरी करूंगा, हाँ स्वाभाविक सी बात है ना, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। मेरी प्रार्थना ये है कि कोई भी व्यक्ति जाए, तो सरकार ने ये कह रखा है कि आप जाइए थाने में, आपको शांति मिलेगी। कोई भी व्यक्ति बात बताए, आपको पानी पिलाया जाएगा, आपको सब कुछ किया जाएगा, ऐसा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि बिना नेताओं के कोई जाता नहीं है। FIR तक दर्ज नहीं होती आम आदमी, भाई जाता ही नहीं है बेचारा। बिल्कुल। और वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अधिकारी परेशान करता हो या पुलिस वाले परेशान करते हो, वो टेलीफोन परेशान करते हैं उनको, अधिकारियों को और पुलिस वालों को भी टेलीफोन परेशान करते हैं कि हमारा टेलीफोन वैसा है, भाई साहब जरा देख लेना। तो क्या अपराधी बच जाता है उस। ये आ रहा है कि 9 लाख रुपए क्यों दिए गए व्यापारी को, द्वारा 9 लाख रुपए क्यों दिए गए? जुर्माने के लिए दिए गए, ये भी कोई पूछने का प्रश्न है क्या? भाई जिस व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं है, तो मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उन्होंने जुर्माने के नाम पे ये राशि वसूल की है, और रसीद तक नहीं दी। जिसकी रसीद मांगने पर ही तो ये हंगामा हुआ है। 332 का मुकदमा जो दर्ज कराया है, वो उसको बचाने के दृष्टिकोण से ही तो कराया है। क्यों कि वो मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन दे दिया उसका, तो उससे असंतुष्ट हो गया व्यक्ति। मेरी बात को अगर कोई सुन रहे हो, कुल मिलाकर के देखिए वही बात है। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप गाड़ी लेकर के निकले और अगर आप पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपसे ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि साहब आपको 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा, आपने कही सर मेरा 1000 रुपये लीजिए और मेरा चालान काट करके दे दीजिए। पुलिस ने आपका 1000 रुपये लिया और चालान काट के आपको दे दिया, यानी आप मुक्त है। यहाँ लफड़ा ये हुआ कि व्यापारियों को डराया गया कि आपको 3 लाख रुपए जुर्माना, यानी एक व्यापारी से 3 लाख लिए गए हैं, 3 व्यापारी पकड़े गए, 9 लाख रुपए होते हैं, आप जुर्माना दे दीजिए, नहीं तो आपको 7 से 10 साल की कैद होगी। अब व्यापारियों ने दिया 3 लाख रुपए का जुर्माना, ये लो साहब जुर्माना, रसीद, बोले रसीद नहीं है। क्यों साहब, कहानी यही तो हुई, बिल्कुल यही हुआ। और यहां जाकर के लफड़ा हुआ है कि व्यापारियों ने 9 लाख रुपए भी दे दिए, उनको रसीद भी नहीं मिली और उसके बावजूद भी उन पर 332 का मुकदमा ठोक दिया गया। ये है साहब असली कहानी। और जब मुद्दा उठाया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा, तो जनता और मीडिया की आवाज़ को दबाने के खिलाफ उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये भी एक षड्यंत्र है, मैं इसको भी षड्यंत्र मानता हूँ। नहीं बिल्कुल, क्या है कि अब जैसे उसमें 2, 4, 5, 10 लोगों के तो नाम लिखा दिए। अब वो नाम लिखाए ना, वो व्यक्ति निश्चित रूप से बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन उसमें क्या लिखते हैं 60-65 अन्य। अब कोई 60-65 अन्य में कौन है जो कि भाई ये मुकदमे के लिए अपन प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी को कहेंगे या गृह मंत्री जी को कहेंगे या किसी राज्यपाल को कहेंगे या हमारे SP साहब को कहेंगे, कलेक्टर साहब को कहेंगे, तो वो लोग जान ही सकें कि साहब ये गलत तरीके का मुकदमा है। तो उन लोगों को रोकने के लिए अन्य का नाम जनता को रोकने का एक ये ढोंग है।
60-65 भाई, जब हमारे नामों को जानते हैं तो 60-65 लोगों के नाम भी जानते हैं। सही उन बात। 60-65 लोगों का इंतजार कर रहे हैं वो कि कब ये लोग ऐसा कार्यक्रम रखें कि भाई ज्ञापन देने दोबारा जाएं कि साहब ये गलत हुआ है। और ये निश्चित रूप से जनता जाती है। अन्याय जब दिखाई देता है तो जनता, ऐसा तो कुछ नहीं है चुप बैठ जाए कोई किसी से आज की तारीख में, हाँ ये तो संभव ही नहीं है। अजय, इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी जब होगा, जब जिस एनजीओ पार्टी को सामने लाया जाए और उससे पूछताछ की जाए। कुल मिलाकर के ये है साहब की कहानी का एक पक्ष निकल करके ये आया, और आप लोगों के दिमाग में बहुत टाइम से ये चल रहा था। लगातार हमारे पास भी इस तरह के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि अजय जी वो 9 लाख रुपए और व्यापारियों के मैटर का क्या हुआ। इस वजह से मुझे आज ये डिबेट करवानी पड़ी। महेंद्र सर वहाँ थे तो बिल्कुल इनको बुलाना यहाँ ज़रूरी था। सवाल उठ रहा था पदम जी के ऊपर कि साहब इन्होंने लाइव बंद क्यों की। सवाल उठ रहा था जी न्यूज़ पोर्टल पर कि साहब जी न्यूज़ पोर्टल तो पूरी तरह से भाजपा का हो गया, मान सिंह जी के कहने पर इन्होंने बंद कर दिया। मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि देखिए मीडिया के अपने कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। वहाँ मान सिंह जी ने पदम जी से ये नहीं कहा था कि आप लाइव बंद कर दें। मान सिंह जी दरअसल वो जो उस समय की सिचुएशन थी उसको हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे, उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। और पदम जी ने वहां कहीं ना कहीं मानवता दिखाते हुए ये सोचा कि नहीं, उतना ही सम्मान उस अधिकारी का है जितना जनप्रतिनिधि का है। अगर बात कहीं बनती है तो उसे लाइव दिखाना जरूरी नहीं है। हमारा कैमरा उस टाइम रुका नहीं, लेकिन बाद में नहीं वो आप बता चुके। अब अपन दो व्यक्ति हैं यहाँ, हम 2 व्यक्ति हैं, लेकिन हम इस चैनल पे आने के लिए ये तो कह रहे मैं बोलूंगा और मैं कह रहा हूं मैं बोलूंगा। तो ये क्या है, एक जो चीज है ना, तो उसको इन्होंने स्टाइल किया था। रोको तो कि भाई इसे मीडिया में आने के वजह से लोग बाग अपने आप को फ्रेश कर रहे हो तो ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने स्वयं ने अपने विवेक से उसको कंट्रोल किया, बंद कर दिया। ना कि बंद कहाँ किया है, पूरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पूरी है, पूरी रिकॉर्डिंग है कंप्लीट। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम अपना काम ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ में करते रहेंगे, ये बिल्कुल आप भरोसा रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जी सर, कि कि आपने हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप। फिर मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया है राम मंदिर भव्य निर्माण बनाने के लिए, तो उसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें सभी लोग। बिल्कुल। और मेरा प्रार्थना है आपसे कि जब जो आदमी सनातन धर्म को अगर ढंग से नहीं निभा पाएगा तो इस देश को चलाने वाले लोग बहुत बैक हो जाएंगे, है ना। आज आप लोगों की शान है राम, आप लोगों की मर्यादा है राम। हमारा हिंदुस्तान राम का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जो है हिंदुस्तान में, और उसको दुनिया देखेगी। ऐसा भव्य मंदिर बनने वाला है, एक हब बनने वाला है। आज यहाँ विद्यालय का गंगापुर में हब है, तो उसको लोग कहाँ से, बिहार से भी लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, बड़े बड़े दूर दूर से दराज से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार से दुनिया भर से अयोध्या में लोग पहुँचेंगे तो हमारे देश का उद्धार होगा, हमारे देश का जो पुरानी संस्कृति वो फिर से जिंदा हो पाएगी। पर्यटक स्थल बनेगा तो हमारे निश्चित रूप से जो आय देश के लिए होती है, काहे से होती है, ऐसे ही अर्जित की जाती है, सब जगह से अर्जित की जाती है। तो मतलब आय के मतलब इससे संबंध मत करना कि भाई मंदिर के लिए उगाई हो रही है तो वो उसमें ले जाओगे यहाँ, आप इसको पर्यटक लेवल, गवर्नमेंट के लेवल की बात है ये। तो उसके लिए ईमानदारी, पूरी तरीके से ईमानदारी बरती जा रही है। और सारा समाज से अपील है, सब समाज से अपील है कि इसको अदरवाइज ना लें और इसको पार्टियों के हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, पार्टियों के तो और धर्म के हिसाब से भी नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक देश के हिसाब से चलना चाहिए कि हमारे देश में कुछ अगर बढ़िया चीज़ होने वाली है। अब देखिए आप, राम मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी तैयार होगी, बनेगी। तो हम लोगों का मन ये है कि हमारी मस्जिद भी इसी प्रकार की बने, जहाँ पर भी बने कि जो भव्यता उसमें भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सब लोग, सब जो लोगों ने इसके लिए काम किया है, राम मंदिर के लिए काम किया है। मैं कार सेवक रहा हूँ, आपको बता दूं, मैं कार सेवक भी रहा हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि निश्चित रूप से मेरी भावना भी इस प्रकार की है, कभी किसी को बदमाश के नाम पर कोई अंकित नहीं करना चाहिए। नाम अंकित करना गुनाह है। किसी बिल्डिंग पर आप देखिए, कोई लगता है क्या कि शैतान सिंह भवन, नाम चाहे शैतान सिंह है, लेकिन शायद शैतान सिंह भवन नहीं लिखता होगा कोई, नाम भी होने के बावजूद भी। मेरा मानना है, सबसे प्रार्थना है कि इस विशेष आयोजन को सफल बनाएं। और सभी से मेरा करबद्ध ये है कि इस जो व्यापारियों वाला मामला है इसमें भी सहयोग करें। सब लोगों से ये भी मेरी अपील है
कि मार्केट में कभी इस प्रकार की अनहोनी दोबारा ना हो, इसके लिए आपको संघर्ष जारी रहना चाहिए। और अब हमारे जो यहाँ लीडरशिप करने वाले कुछ लोग हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट ये कहूँगा कि भाई मान सिंह जी हमारे बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले हैं, तो नहीं तो ऐसा लगेगा, आप कहोगे कि साहब आप तो पार्टी के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस व्यक्ति में भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है ना, उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स का ज़्यादा वो नहीं है, वो सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, अच्छा नेतृत्व करता है, अच्छा वक्ता है, तो इसलिए लोग उसको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो मैं तो मानता हूँ कि आप रामकेश जी भी इसमें इन्वॉल्व हों और व्यापारियों के साथ में खड़े हों, तो निश्चित रूप से रामकेश जी की भी उसी हिसाब से जय बोलेगी, बिल्कुल, है ना। कुल मिलाकर के ये है कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, और कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे अच्छे तो इन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो कुल मिलाकर के ये है, आपकी बुद्धिमानी का दाद देना पड़ेगा। आप दोनों ही बुद्धिमानों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, आने का मौका मिला, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, जिससे इस देश ही नहीं दुनिया में आप लोगों का नाम हो, और गंगापुर कम से कम ऐसे लोगों से आतंक से दूर रहे जो किसी प्रकार का भी आतंक हो, वो जैसे ये भी आतंक ही नहीं आता है जो 9 लाख रुपए गए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो इससे भी आतंक ही, हाँ, और हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हम सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जो अधिकारी है, हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई उसको भी कोई नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से वो साथ दे और ईमानदारी से उस व्यक्ति को पकड़ के लाए। हाँ, जो आपके कहने के अनुसार उस व्यक्ति को अपन ने, जो लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने जो किया है, यहाँ के गंगापुर वासियों ने, तो मैंने उस अधिकारी से भी चाहता हूँ कि वो उन व्यापारियों की मदद करें, और निश्चित रूप से आप कलंक से बचें। मैं उसको प्रॉपर सलाह दे रहा हूँ अधिकारी को कि वो भी हमारा भाई है, और प्रॉपर कलंक से बचने के लिए उनको प्रयासरत रहना चाहिए, और उन व्यापारियों का पैसा उनको रिवर्स कराना चाहिए। अच्छा, ये एक सूदखोरों के मामले में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो क्योंकि सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं देते, और जनता का क्या खून चूसते हैं ये, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी आपको जो खबर बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बूचौलाई गांव का मामला है, और आज से 1-2 दिन बाद में मैं बूचौलाई गांव के उन लोगों को भी सामने लेकर के आऊंगा लाइव में, और वो लोग खुल करके बताएंगे कि वो लोग कब से इस तरह के शोषण का शिकार होते आ रहे हैं, उनकी जमीन और मकान छीन चुके हैं, और अब वो लोग वहां से पलायन करने को मजबूर है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा जी सर, और वो राजनेताओं को रहना चाहूँगा। राजनेता यह ना समझें कि मैं कोई नेतागिरी के लिहाज से यहाँ आया हूँ। मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, नेतागिरी आपको मुबारक हो, है ना। मैं तो समाज सेवा में अपना विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये समझ में आया आपकी। मैं तो कहने का अर्थ ये है कि अब निश्चित रूप से मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अड़ंगा कहीं न कहीं कोई न कोई राजनेता अपने विपक्ष में आकर के लगाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कोई व्यक्ति इस प्रकार का मुझे नहीं निकलेगा जो कोई मेरे ऊपर इस बात का आरोप लगा दे कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हूँ। बाकी मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, संस्कारवान संगठन से हूँ, मेरा पैदाइशी हूँ मैं ऐसा नहीं है कि किसी से बहकाता हूँ। जिसका हूँ संगठन का, उस संगठन का जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और विश्व का संस्कारवान संगठन है, और अनुशासन वाला, बिल्कुल, है ना। तो मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कहीं मेरे से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मुझे माफ़ कर दे, और आप लोगों से निवेदन है कि निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। चलिए, तो आज बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और बड़ी खुल के बात हुई साहब, बड़ी बेबाकी से, और कहते हैं कि दिलों में जो जमी हुई बर्फ़ थी ना, वो भी कहीं ना कहीं पिघलती हुई अब नज़र सी आई है। और जो वन रक्षा अधिकारी हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उनसे भी हमारा ये कहना है कि सर बिल्कुल आप भी तो यही चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और जो गलत है, बिल्कुल आप गंगापुर के अधिकारी हैं, और कहीं ना कहीं लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप पर फिर आपको अपना काम तो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मीडिया की आवाज़ को दबाना इतना आसान भी नहीं होता। ये हमेशा याद रखिए, कितनों की आवाज़ें दबाओगे साहब,
ये वो कहते हैं ना कि हर जगह से निकलेगा, हर गली से निकलेगा, हर मोहल्ले से निकलेगा और ये आवाज़ें इतनी आसानी से नहीं दबती। फ्रीडम टू स्पीच की जो आज़ादी हमको संविधान ने दी है ना, वो इतनी आसानी से आप हमसे छीन भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गंगापुर सिटी और उसके आसपास की जो तमाम खबरें हैं वो निष्पक्षता के साथ हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे। कहीं कोई लाग लपेट नहीं है साहब, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो है वो सामने है। अच्छा जी, इसीलिए जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल हर चीज़ को लाइव दिखाता है और कोई इसमें लाग लपेट नहीं करता है। बिल्कुल, हम वीडियो नहीं दिखाते, हम रिकॉर्डिंग कभी नहीं दिखाते। उसका कारण यही है कि शायद रिकॉर्डिंग में तो कहीं ना कहीं एडिटिंग हो जाती है, मगर लाइव में कोई एडिटिंग नहीं होती। उसे सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है। जी, जब हमने लाइव दिखाया था तो माननीय जो वन अधिकारी थे उनका भी वर्जन बराबर उनको लगाया था और उनसे भी पूछा था और उन्होंने अपना वर्जन भी दिया था उसमें। बिल्कुल, जो आप जी न्यूज़ पोर्टल पर देख सकते हो। निष्पक्ष होते हैं पत्रकारों का, तो कोई मतलब इसमें कोई झाड़ू लगाने का काम है? जहाँ गंदगी है, हाँ, बिल्कुल, उसको पत्रकार तो साफ करते हैं। आपको क्या मतलब वार्ड पार्षद से? बिल्कुल, आपने वार्ड पार्षद को क्यों बुलाया? एक अंकुश जो है ना चौथे खंभे का, वो अंकुश बहुत बड़ा काम करता है। आपसे चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, वो अंकुश मान करके एक आर देखिए आपने चामटी में, हाँ बिल्कुल, बड़ा काम करते बैलों के हाँ। वो आर एक पत्रकार है ना, वो मारती नहीं है, वो आर चुबाती है और उस चुभने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है ना। इसलिए न्यायालय मानते हैं उनको, न्यायालय भी सम्मान करता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप निश्चित रूप से आपने कर्म को करते रहें और निर्दंड करें। अच्छा जी, जब रात के 9:30 बजे बज रहे थे, हमें जब सूचना मिली, हम पहुंचे कड़कड़ा के ठंड में 7 किलोमीटर दूर। हमारे पास पता विक्की कोई वैसा साधन नहीं है, कड़कड़ा की ठंड में पहुंचे। क्यों पहुंचे थे? जनता की आवाज़ उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर के यह है कि जी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल अपना काम करता रहेगा इसी तरह ईमानदारी के साथ में, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। बस हम इतना जानते हैं कि हम सही थे, सही है, और कोशिश भी यही करेंगे अपने जीवन में कि हम सही रहें और हमारा दामन कभी दागदार ना हो। कुल मिलाकर के जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, कल जो अपनी बात प्रोग्राम था उसको आपने जितना भी प्यार दिया, शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शानदार प्रोग्राम था। हाँ पदम जी, कैसा लगा आपको? बिल्कुल शानदार प्रोग्राम था, मैं उसमें नहीं आ सका। प्रोग्राम शानदार ही होते हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। कल पूरा ठेठ देसी भाषा में प्रोग्राम करा था हमने। देखिए शानदार क्या है, शानदार से चिड़न भी होती है। आप ज़्यादा शानदार मत बनिए। मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपने ये कल कोड दूसरा चेंज कर लिया ना, अरे कहाँ से माल आ रहा है ये पत्रकार के पास, कहाँ से आता है? पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई कमी थोड़ी छोड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का अर्थ है, तो कोई सुरक्षा कानून भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बन गया, बनने वाला है, 100% बनेगा। देखिए हमारे गंगापुर में तो पत्रकारों को मकान तक दे दिए गए महाराज, प्लॉट भी दिए, मकान तैयार हो गए आज की तारीख में। तो हमारे यहाँ तो पत्रकारों का बहुत बड़ा सम्मान है गंगापुर सिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था तो गवर्नमेंट करने वाली है, वो कोई भी करेगा, उसका सम्मान कोई लेना चाहेगा पत्रकारों का तो लेगा। अब उसमें क्या है, केंद्र को तो पहले ही आरोपित कर रखा है। सही बात है, मीडिया ऐसा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि निश्चित रूप से गहलोत साहब बहुत चतुर हैं और आप लोगों की व्यवस्थाएं करने में पीछे नहीं रहेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि वो जादूगर है और जादूगर के हिसाब से वो ठीक व्यक्ति है। जादूगर की बात करिए तो हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे जो माननीय विधायक रामकेश जी मीणा है, 5 साल पहले भी आपकी उन्होंने सरकार बचाई थी और अब भी आपकी सरकार बचाने में बहुत अहम रोल रहा। हमारा आपसे निवेदन है, एक बार कैबिनेट का मंत्री उनके रामकेश जी को बना दिया जाए, जिससे गंगापुर सिटी का विकास हो सके। चलिए, तो ये तमाम खबरें आपने जो देखी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की लाइव को बहुत टाइम हो गया और ज़्यादा डिले भी करना ठीक नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब लाइट गई है नेहरू गार्डन पे, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अपनी जो भी समस्याएं हैं बेझिझक हमें बताएं, हम उसे प्रशासन तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे और हर व्यक्ति को न्याय मिले, इंसाफ मिले, उसकी सुनवाई हो, ये हमारी हमेशा पहल रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।